नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी दुबे है और मैं कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से हूँ। आज मैं आपके सामने हमारे इस मॉड्यूल जो कि है हैंडलिंग इन्वेस्टर इमोशन, इसका फोर्थ पार्ट यानी पार्ट डी लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम अपने पार्ट डी में जाए, देखते हैं कि हमने पार्ट सी में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए थे। इम्पॉर्टेंटली हमने देखा कि इमोशनल इन्वेस्टिंग क्या है, पॉपुलर इन्वेस्टिंग अप्रोचेस क्या है हमारे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का क्या बेनिफिट मिल सकता है हमें इन अ लॉन्ग रन, इन्वेस्टर के क्या क्या सर्वाइवल स्टेजेस है राइट फ्रॉम स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक, क्यों ज़रूरी है कि हम एक प्लान बनाएं और उस प्लान के साथ जुड़े रहें। हमने ये भी देखा कि अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे तो उसका क्या परिणाम होता है। खैर, चलते हैं आगे और अपने इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम आपको कुछ बायसेस के बारे में बताएंगे जो आपको करंट इन्वेस्टर इमोशन हैंडल करने में मदद करेगा। दो बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर हमने एक पूरा के पूरा मॉडल ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। अभी वक्त है एक क्विक रीकैप का। लेट अस रीविजिट सम ऑफ द बायसेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस क्या होता है। अब ये बताने के लिए ये एक मार्केट सिनेरियो है जहां पे जब इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी तब एनएवी था 12 रुपए। इसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा समय देखा मार्केट में और इनकी जो एनएवी है वो 12 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गई। बट आज के करंट सिनेरियो में इनकी जो एनएवी है स्कीम की वो है 15 रुपए की। तो हमने सोचा या हमने पता लगाने की कोशिश की कि इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स क्या करेंगे और इसीलिए हमने एक सर्वे कंडक्ट किया ये जानने के लिए कि इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं। ऑलमोस्ट 70% हमारे इन्वेस्टर्स ने कहा कि वो इस वक्त इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहेंगे, रिडीम नहीं करना चाहेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ये है वो इसीलिए इसे रिडीम नहीं करना चाहते हैं बिकॉज उन्हें एक इमेजिनरी या परसीव लॉस दिख रहा है 5 रुपए का जो कि 25% है। इसीलिए ये इन्हें लगता है कि एक बहुत हाई रिस्क है और ये अभी इसे नहीं लेना चाहते हैं एंड थर्स दे रिमेन इन्वेस्टेड। इस बायस को हम कहते हैं एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस। आगे चलकर देखते हैं कि अगर आपके कुछ इन्वेस्टर्स इस बायस को एग्जिबिट कर रहे हैं तो आप कैसे उन्हें हैंडल कर सकते हैं। ये बताना ज़रूरी है कि कोई भी ऑफर जो नेगोशिएशन स्टार्ट होता है वो एक छोटे अमाउंट से और एक बड़े अमाउंट से स्टार्ट होता है एंड दोनों पार्टीज एक म्यूचुअली अग्रीड अमाउंट पर आके इसे क्लोज करते हैं। ये क्लाइंट को बताना बहुत ज़रूरी है कि वो एक एंकरिंग या एडजस्टमेंट बायस से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके लिए ये सोचना इनके लिए ज़रूरी है कि क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या मैं एक एंकर्ड प्राइस पे होल्ड किए हुए हैं। ऑल्सो अगर वो कोई मार्केट एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या मार्केट एक्सपर्ट ने कोई एडजस्टमेंट या एंकरिंग बायस को पकड़े हुए हैं। अगर हाँ तो ये ज़रूरी होगा कि वो इस एंकर को हटा दे और फिर सोचें एंड इफ उस वक्त अगर आपको लगता है तो आप उनका रेकमेंडेशन जो है वो कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट बायस है उसे हम कहते हैं अवेबिलिटी बायस। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोनों ही इमेज में आपको ये दोनों ही शख्स बड़े चिंतित लग रहे हैं क्योंकि पहली वाली इमेज में ये जो जेंटलमैन है ये टीवी देख रहे हैं जहाँ पे बीच पे शार्क अटैक हुआ है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को उस सिचुएशन में एज्यूम करके पैनिक होने लगते हैं। वहीं दूसरी इमेज में
जहां न्यूज़पेपर में लिखा है कि किसी एयरप्लेन क्रैश में 12 लोगों की मृत्यु हो गई है, तुरंत उस इंडिविजुअल ने ये डिसीजन बना लिया कि मैं दोबारा कभी फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करूंगा। अब ये इसलिए होता है कि हम उस जानकारी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाते हैं जो हमें इजीली मिलती है। जो भी हमें कुछ कहते हैं अक्सर हम उन चीज़ों को मान लेते हैं एंड उसी के बेसिस पे हमारा डिसीजन होता है। ये मेरे अगली स्लाइड इस पॉइंट को डेफिनेटली प्रूव करती है। हम अक्सर देखते हैं कई सारी चीज़ें, कई सारी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़ में मिलती हैं, रेडियो चैनल्स पे मिलती है, टेलीविज़न पे मिलती है, और आजकल तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और इससे क्या होता है कि हम इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा वेटेज देने लगते हैं क्योंकि ये हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। हालांकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ जो हमें न्यूज़ पेपर्स या रेडियो चैनल्स पे सुनाई या दिखाई दी जाती है वो एक्स अप टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट वो शायद पूरी सच नहीं होती हैं। अब जैसे कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बट न्यूज़ में एक बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है वो कवर होता है, बट क्या हमें ये इम्पैक्ट करता है? डेफिनेटली। क्यों? बिकॉज इसमें जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर न्यूज़ में, हमारा जो डिसीजन होगा वो इस इंफॉर्मेशन या इस खबर के इर्द गिर्द ही होगा। अब वो डिसीजन बहुत रीसेंट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस तरीके का इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं। और इस बायस को हम कहते हैं अवेबिलिटी बायस। देखें कि अगर हमारे कोई इन्वेस्टर्स इस बायस को एग्जिबिट कर रहे हैं तो हम कैसे उन्हें हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिसर्च पेपर्स और फैक्ट्स पे ध्यान दें, क्योंकि रिसर्च पेपर्स एंड फैक्ट्स अक्सर ऐसे बायस को हटा देते हैं। ध्यान रखिए कि रीसेंट एंड न्यूज़ वर्दी इवेंट्स हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, क्योंकि जो दिखाया जाता है ना ही वो कभी उतना अच्छा होता है और ना ही उतना बुरा होता है। स्टोरी की दूसरी साइड भी होती है। हमें हमारे क्लाइंट से ये पूछना है कि क्या वो वक्त बिताते हैं किसी भी कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए इन न्यूज़ एंड मीडिया। अगर जवाब हाँ है तो इसका पूरा के पूरा पार्ट ये हो सकता है कि ये जो बहुत सारी मीडिया अटेंशन मिली हुई है उस वजह से वो स्कीम शायद अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले बायस की तरफ जिसका नाम है रिग्रेट अवर्शन। अब दिस इज द टिपिकल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दैट आर अवेलेबल। हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी यंग हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सो उनका डिसीजन है कि वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे। अब लार्ज कैप पे इसके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये कंपनीज वेल नोन होती है, रिलायबल होती है, वोलेटिलिटी इनमें काफ़ी कम होती है और सेफ होती है। बट इन अ गिवन सिचुएशन अगर ये लार्ज कैप स्कीम परफॉर्म नहीं की, देन ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग है उसका क्या होगा? इन सच अ सिचुएशन ये रिग्रेट वाली फीलिंग जो होगी वो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि इस इन्वेस्टर का सीधा सीधा एक आंसर होगा कि पूरी दुनिया जब लार्ज कैप स्कीम में इन्वेस्ट कर रही है और उस स्कीम ने परफॉर्म नहीं किया, सो आई डोंट थिंक ये प्रूव करता है कि मेरा डिसीजन गलत है। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अपना जो ब्लेम है वो मार्केट पे फेंक देता है। बट वही सिचुएशन अगर उल्टी होती, इन्वेस्टर ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होता और स्कीम नहीं चलती, तब क्या होता? लॉस भी होता प्लस रिग्रेट भी होता कि जहां पे सारी दुनिया लार्ज कैप स्कीम में इन्वेस्ट कर रही है, मैंने स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्टमेंट करा? इसी को हम कहते हैं रिग्रेट अवर्शन, जहां पे
मैं एज एन इन्वेस्टर किसी भी चीज़ का ब्लेम या रिग्रेट अपने आप पे नहीं लेना चाहती हूँ। इसे समझने के लिए आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेट थियोरी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेट थियोरी हमें ये बताती है कि क्लाइंट का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। एक तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स और दूसरा एक्सपेक्टेड रिग्रेट्स। पे ऑफ्स कम हो इट्स ओके, बट किसी भी इन्वेस्टर को रिग्रेट नहीं चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारा जो कैश मूवमेंट होता है वो होता है टुवर्ड्स फिक्स डिपॉजिट, बिकॉज लोगों को कम रिटर्न्स मिलेगा, उनसे वो खुश है, बट वो म्यूचुअल फंड्स में मार्केट्स में इन्वेस्ट करके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स भी ऐसे बायसेस को एग्जिबिट करते हैं। देखते हैं हम उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं। हमें इन्वेस्टर को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लंबे समय के लिए कंजर्वेटिव रहना उनके ही पोर्टफोलियो के लिए गलत होगा। प्लस ये भी ध्यान दिया जाए कि मार्केट ट्रेंड्स या फ्लेवर्स को फॉलो करना उन्हें बहुत बड़े लॉसेस की तरफ ले जा सकता है। हालांकि पॉइंट ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज भी हमें हायर रिटर्न्स दे सकती है एज कंपेयर टू ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनीज। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने क्लाइंट से कहें कि वो केवल मॉनेटरी रिटर्न्स पे फोकस करे और जो इमोशनल फीलिंग्स है रिग्रेट की उसे हटा दें। इससे हमें क्या टेक अवेज मिलते हैं? हमें ये बताया जाता है कि अगर हमारे इमोशंस हमारे इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं देन हमें ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। इम्पॉर्टेंटली मार्केट्स में जो ट्रेंड चल रहे हैं बेहतर है अगर इन्वेस्टर उसे अवॉइड करे और लॉन्ग टर्म पे फोकस करता रहे, प्लान बनाए और लॉन्ग टर्म पे उससे स्टिक रहे। इसमें आप अपने इन्वेस्टर की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना रिस्क टॉलरेंस समझे और अकॉर्डिंगली एक्ट करे। खैर, हमारे इस मॉड्यूल में यहाँ तक हमारे पास इतना ही था। आगे हम आपसे मिलेंगे हमारे नए मॉड्यूल में। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.